हेलो डी फ्रेंड्स, पहले तो एग्जाम गुरु जी, आज हम आपके लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं निचोड़ का, यानी कि पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर भी हमारे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा। सो देखिए, फर्स्ट वन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द रॉक फॉर्म डायरेक्टली बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल। एक ऐसी रॉक जो डायरेक्टली बनती है किससे? सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल से। उस रॉक को आप किस नाम से जानते हैं? सो वो रॉक होती है इग्निसिस रॉक। इग्निसिस रॉक जो होती है ये प्राइमरी रॉक के नाम से भी आप इसको जानते हैं, एंड आल्सो नाउन एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी इग्निसिस रॉक की कैटेगरी है, एंड आल्सो नाउन फॉर इरप्टिव रॉक। इरप्टिव रॉक, ये 3-4 नाम हैं इसके इग्निसिस रॉक के, तो ये भी आपको पता होने ज़रूरी है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो ग्रेनाइट होता है, बासॉल्ट होता है, एंड ट्रैप। ये कॉमन 3 जो है कॉमन एग्जाम्पल हैं। बाकी मैंने आपको बहुत ही बार बता चुका हूँ कि भाई कौन कौन से और इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर आल्सो नाउन एज। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है उसका एक और नाम है, वो क्या है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है वो सेकेंडरी रॉक्स भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके अगर एग्जांपल सॉरी इसको हम आल्सो नाउन की बात करें तो एक्वा इस रॉक के नाम से हम इसको जानते हैं। ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एंड स्ट्रेटिफाइड भी इसका भी एक पार्ट है, यानी आल्सो नाउन फॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसके एग्जांपल तो कॉमन ही है, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट इसके एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, क्वार्टरजाइट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक चेंजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक। भाई क्वार्टरजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, बोल रहा है कि वो चेंज होती है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी सेडिमेंट्री रॉक से वो चेंज होती है? तो वो सेडिमेंट्री रॉक होती है सैंडस्टोन। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि और भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि भाई लाइमस्टोन जो होता है ये मार्बल में चेंज हो जाता है, यानी कि मार्बल जो होता है वो लाइमस्टोन से बनता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेल जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो इससे क्या बनता है? स्लेट बनता है, तो ये भी कॉमन चीज़ है। ग्रेनाइट आपको पता है कि इग्निस रॉक है, इससे क्या बनता है? नीज जो है वो बनता है। आपकी रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में देखिए, द रॉक विच कैन बी स्प्लिटेड अप टू इनटू थिन शीट आर नाउन एज। थिन शीट में जो बनता है वो फोलिएटेड रॉक बनती है। फोलिएटेड रॉक की अगर आप बात करेंगे तो इसका एग्जांपल होता है एक स्लेट, एक होता है शिस्ट। ये इसके 2 एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर, द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट आर एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कोल्ड। एक ऐसी रॉक, यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सो एक ऐसी रॉक जिसका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मेन में या फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो कौन सा होता है? सी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट एंड सी फॉर कैल्शियम कैलकेरिस रॉक। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ए फॉर एल्यूमिना एंड ए फॉर आर्गिलिसिस रॉक। एस फॉर सिलिसिस एंड एस फॉर सिलिका। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई, इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हम कैलकेरिस के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि भाई कैलकेरिस जो होता है इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, नेक्स्ट वन मार्बल हो गया। आपको पता है कि मार्बल से ही बना है, लाइमस्टोन से मार्बल बना है। कंकड़ इसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, ए सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। सो उसको आप मिनरल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसके पास डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी होता है, वो मिनरल के नाम से जाता है। क्लीवेज की डेफिनेशन हमें पता है कि भाई क्लीवेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग सर्टेन पैरेलल प्लेन, वो क्लीवेज होता है। ऐसे ही एक स्ट्रीक भी होती है,
स्टिक जो होता है कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म, कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म में उसको स्टिक हम बोलते हैं। लस्टर जो होता है ये होता है अपीयरेंस ऑफ मिनरल इन रिफ्लेक्टेड लाइट में, कलर अपीयरेंस जो होता है, जो शक्ल होती है मिनरल की इन रिफ्लेक्टेड लाइट में, उसको लस्टर के नाम से आप जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोर्सनेस ऑफ ग्रेन ऑफ ए मिनरल इज नाउन एज, कोर्सनेस जो होता है उसको टेक्सचर के नाम से जानते हैं, टेक्सचर के नाम से हम उसको जानते हैं। ये फ्रैक्चर आपको पता है कि क्या होता है, क्लीवेज प्लेन स्ट्रक्चर कॉमन चीजें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, गुड बिल्डिंग स्टोन हैविंग पोरोसिटी इज, गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है वो पानी जो होता है वो 5% से कम एब्जॉर्ब करता है। अगर वो 10% पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो 100 MPa होती है, कॉमन चीज़ें हैं ये। सो इसके पास लेस पोरोसिटी होती है, यानी कि पोरस होता है ये। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन वेरीज फ्रॉम, जो मोस्ट कॉमन स्टोन होता है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.4 से 2.8 तक वेरी करती है। कॉमन चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टोन की जो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसको आप हैवी इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डॉक्स हो गया, रिटेनिंग वॉल्स हो गया, हार्बर हो गया, ग्रेविटी डैम हो गया, इन सभी स्ट्रक्चर के लिए आप स्टोन को यूज कर सकते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ हार्डनेस, इन चारों में से लीस्ट वैल्यू जो होती है हार्डनेस की वो किसके पास होती है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। लीस्ट जो होती है वो टैल की होती है, वो 1 होती है। यहाँ पर अगर कोई और ऑप्शन देना चाहिए था लेकिन हमने इसको ही दिया है, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा जो होती है वो डायमंड की होती है, वो 10 होती है। यहाँ पर हमारे पास जिप्सम भी दिया गया है, जिप्सम की 2 होती है। हमारे पास कैल्साइट भी दिया गया है, कैल्साइट की 3 होती है। जो हार्डनेस होती है वो मोहो स्केल होता है उसके द्वारा मेजर की जा सकती है, की जाती है वैसे। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टोन इज यूज टू नो द, जब आप स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं स्टोन का तो उसकी भाई क्रशिंग स्ट्रेंथ ही फाइंड आउट की जा सकती है। इस टेस्ट में क्या होता है कि जो क्यूब होता है, क्यूब क्यूब करते हैं आप, तो क्यूब के जो पीसेस होते हैं वो 12 से 16 पीस लिए जाते हैं। जब भी आप स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो 12 से 16 नंबर के क्यूब के पीस लिए जाते हैं। तो ईच क्यूब का जो पीस होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईच क्यूब का जो पीस होता है वो टेस्ट किया जाता है फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन के द्वारा। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो होती है उसके द्वारा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव कंटेन 70% नाइट्रोग्लाइसरीन एंड 25% फाइन सैंड इन द फॉर्म ऑफ थिक पेस्ट, कौन सा होता है वो। सो वो होता है डायनामाइट, सॉरी डायनामाइट है यहाँ पे, टी ही है वैसे, डायनामाइट होता है वो, उसके पास ये 75% होता है एंड 25% होता है। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मेरे हिसाब से कि भाई वो भी आपको यहाँ पे बताना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम उसको ही ज़्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि ये गन पाउडर हो गया, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, गन पाउडर या फिर ब्लास्टिंग पाउडर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो इसमें हम बात करें गन पाउडर जो होता है इसमें पोटाशियम नाइट्रेट होता है। पोटाशियम नाइट्रेट कितना होता है, 60 से 75% पोटाशियम नाइट्रेट होता है। इसमें सल्फर भी होता है भाई, सल्फर, ये वाला सल्फर जो होता है तो 25% सल्फर होता है एंड चारकोल भी होता है, चारकोल, चारकोल 15% होता है। तो गन कॉटन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गन कॉटन जो होता है इसको आप नाइट्रो सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं,
तो इसमें वैसे उतना परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको नाइट्रो सेलुलोज भी आप इसको बोल सकते हैं इसमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव आर यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन फ्रॉम सॉफ्ट रॉक से। सॉफ्ट रॉक जो होती है वहाँ पर आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो ऑब्टेन करने हैं, तो कौन सा आप जो एक्सप्लोजिव होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, तो वो होता है ब्लास्टिंग पाउडर। ब्लास्टिंग पाउडर को आप यूज कर सकते हैं। ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन कॉटन एक ही बात है। सो यहाँ पर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ऑल द एक्सप्लोजिव स्टोर्ड इन स्पेशली बिल्ट बिल्डिंग। वही जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं वो स्पेशल बनाई हुई बिल्डिंग में वो स्टोर किए जाते हैं, नाउन एज मैगजीन, जिसको मैगजीन के नाम से जाना जाता है। द मिनिमम क्लियर डिस्टेंस ऑफ मैगजीन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। मिनिमम क्लियर डिस्टेंस जो होती है मैगजीन की फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, पब्लिक प्लेस, पेट्रोल पंप एंड डीजल स्टोरेज, रोड्स, रेलवेज लाइन एक्सेट्रा से कितना क्लियर डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम जो होती है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू मीटर में दी गई है, तो भाई वो 50 मीटर तो कम से कम होनी ही चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, फिर अपने हिसाब से देख लीजिए है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ ब्लास्टिंग चार्ज रिक्वायर्ड कैन बी रफली एस्टिमेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन इज। क्वांटिटी ऑफ ब्लास्टिंग चार्ज होती है जो कि रिक्वायर्ड होता है, रफली एस्टिमेट की जाता है फॉलोइंग रिलेशन, किसके द्वारा रफली एस्टिमेट किया जाता है। सो वो होता है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन सेंटीमीटर स्क्वायर में ओवर 61, इसके द्वारा ही एस्टिमेट किया जाता है। सो जो क्वांटिटी होती है, सबसे पहले आपको ये पता है क्वांटिटी जो होती है ब्लास्टिंग चार्ज की वो हमें ग्राम में ही चाहिए भाई, ग्राम में ही चाहिए होती है। एंड ये डिपेंड करती है कि भाई हमारा जो नेचर ऑफ रॉक कैसा है, कि कैसे वहाँ पे पत्थर है, कैसे हम निकालेंगे उसको। एंड पावर ऑफ एक्सप्लोजिव, जो आप एक्सप्लोजिव यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड डेप्थ एंड जो पोजीशन होती है होल की, जो आप होल बनाते हैं कि जिसके अंदर आप एक्सप्लोजिव डालेंगे वो कैसा है, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी डेप्थ कैसी है। एंड जो पोजीशन होती है लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की, इन सभी फैक्टर पर हमारा क्वांटिटी जो होती है ब्लास्टिंग चार्ज की वो डिपेंड करती है। सो इसलिए हमारा बी आंसर बन जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ग्रेनाइट की जो होती है वो ये होती है 1000 से लेकर 1400 होती है। कई जगह आपको आई थिंक 140 भी देखने को मिला है। सो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। अब सैंडस्टोन की अगर हम बात करेंगे कि कितनी होती है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडस्टोन इज कितनी होती है, 2.3 से लेकर 2.4 इतनी होती है। वैसे हमने अभी पीछे डिस्कस की थी सैंडस्टोन की और लाइमस्टोन की भी डिस्कस की थी। सो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था 2.6, तो यहाँ पे बेरी की बात कर रहा था भाई, इतनी बेरी कर सकती है सैंडस्टोन। वहाँ पे हमने 2.6 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्कस की थी। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 650 केजी पर सेंटीमीटर वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका जो था वो 5.6 हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। इतना परसेंट वो भाई 5 से लेकर 6, 5.6 नहीं, 5 से लेकर 6% होता है वाटर एब्जॉर्प्शन सैंड स्टोन का। तो ये चीज़ें भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। भाई एक ही बात है, नियर बाय ऑप्शन है हमारे पास दिया हुआ, तो हम इसको ही चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द ब्लास्ट एंड ट्रैप, वेट ऑफ द बासोल्ट एंड ट्रैप इज, बासोल्ट एंड ट्रैप जो होता है इसका वेट कितना होता है भाई क्यूबिक मीटर के हिसाब से। सो इसका जो वेट होता है वो ऑप्शन ये आंसर रहेगा, ऑप्शन 2900 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर में 2900 केजी का वेट हो सकता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट हैज़ ए पोरोसिटी इज लेस देन।
ग्रेनाइट के पास कितनी पोरोसिटी होती है? तो लेस देन 1% होती है, लेस देन 1%। ग्रेनाइट हमारे पास इग्नियस रॉक है। बासाल्ट एंड ट्रैप जो होता है वो भी इग्नियस रॉक होता है, तो उसकी जो होती है 0.5% होती है। ग्रेनाइट सॉरी बासाल्ट एंड ट्रैप की, ये बासाल्ट एंड ट्रैप की आ गई। सैंडस्टोन की तो अभी हमने पीछे डिस्कस की थी, 5 से 6%। वाटर एब्जॉर्प्शन भी सैंडस्टोन का इतना ही होता है। नेक्स्ट में देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लेट इज वेरीज फ्रॉम। स्लेट का कितना वेरी करता है? स्लेट का वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है 0.5 से लेकर 1% वेरी करता है। स्लेट जो होते हैं रूफिंग पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मार्बल की अगर आप बात करेंगे तो 1 से 4% मार्बल के लिए यूज किया जाता है। ये 4% अप टू 4% जो होता है वो क्वार्टरजाइट जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है इतना। नेक्स्ट देखिए, द टोटल कंटेंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन ए ब्रिक शेल नॉट बी लेस देन 50%। सिल्ट एंड क्ले जो होता है वो 50% तक कंटेंट होता है। अगर आप एलुमिना की बात करेंगे, एलुमिना जो होता है वो 20 से 30% होता है इसमें। सिलिका जो होता है वो 30 से 50% होता है। कई जगह आपको 35 से 50 भी देखने को मिलेगा, 40 से 50 भी देखने को मिलेगा। सिलिका 50 तक ही होता है भाई, 20 से 30 एलुमिना होता है, कॉमन चीज़ें हैं। सो अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन ब्रिक हाउसेस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन ब्रिक हाउसेस क्या होता है? उससे उससे ये होता है कि मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। हमारी जो ब्रिक होती है वो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। अगर आप एल्यूमिना की बात करेंगे तो एल्यूमिना आपको क्या देता है? प्लास्टिसिटी देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ब्रिक होती है हमारी इच्छा अनुसार मोल्ड हो जाती है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो श्रिंक एंड क्रैक आपको देता है, ये एल्यूमिना की वजह से ये वाला आपको देखने को मिलता है। एंड अगर ये थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ब्रिक्स रिड्यूस द श्रिंकेज, तो ये लाइम की वजह से आपको देखने को मिलेगा। रिड्यूज श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, तो ये लाइम की वजह से ही आपको देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स लेयर स्कैफ फोल्डिंग इज आल्सो नाउन। ब्रिक्स लेयर की स्कैफ फोल्डिंग जो होती है उसका एक और नाम है, वो क्या है? सो वो है सिंगल स्कैफ फोल्डिंग। सिंगल स्कैफ फोल्डिंग। नेक्स्ट में देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ब्रिक दैट बर्नड इन द क्लैंप और किलन। कौन सी ब्रिक होती है जो किलन या फिर क्लैंप में बर्न जलाई जाती है? सो वो होती है भाई पक्का ब्रिक। पक्का ब्रिक एक होती है कच्चा ब्रिक। कच्चा ब्रिक जो होती है ये सिंपली सन में सुखाई जाती है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक टाइल। ब्रिक टाइल की बात कर रहा है यहाँ पे भाई। ब्रिक का स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर साइज नहीं हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि भाई स्टैंडर्ड साइज कितना होता है। स्टैंडर्ड साइज तो ये होता है 19x9x9 साइज सेंटीमीटर। अगर आप नॉमिनल साइज की बात करेंगे तो इसमें आप 20x10x10 ये होता है नॉमिनल साइज ब्रिक का। लेकिन यहाँ पे टाइल की बात कर रहा है तो स्टैंडर्ड साइज हमसे पूछा गया। एक नॉमिनल साइज होता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक टाइल का भी। सो यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक टाइल, यानी कि 19x9x3 सेंटीमीटर। नॉमिनल की अगर आप बात करेंगे तो नॉमिनल यहाँ पे दिया नहीं है नॉमिनल ब्रिक टाइल का। सो वो होता है 20x10x4 सेंटीमीटर, ये साइज होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्रिक फ्रॉग इन डीप। डेप्थ में कितना होता है भाई? कितना गहरा होता है वो? फ्रॉग जो होता है वो बॉन्डिंग के लिए बनाया जाता है, या फिर वैसे बॉन्डिंग के लिए आपको मेन ऑप्शन यही होता है, प्राइमरी रीज़न यही होता है। लेकिन वहाँ पर आप जो मैन्युफैक्चर होता है, जो कंपनी होती है वो अपना नाम भी लिख सकती है।
फ्रॉग के अगर साइज़ की बात करेंगे 10 सेंटीमीटर वो लंबा होता है, 4 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर वो क्या होता है, गहरा होता है। तो हमसे डीप के बारे में ही पूछा गया, तो 1 से 2 सेंटीमीटर यानी कि 10 से 20 mm हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक हैज़ 2 फ्रॉग। देखिए एक ऐसी ब्रिक होती है जिसके पास 2 फ्रॉग होते हैं, एक ऐसी होती है जिसके पास एक ही फ्रॉग होता है, एक ऐसी होती है जिसके पास कोई फ्रॉग ही नहीं होता है भाई। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर रहेगा 2 फ्रॉग वाला, वो प्रेस्ड ब्रिक होता है। अब एक फ्रॉग भी होता है जिसके पास 2 फ्रॉग, हैंड मोल्ड ब्रिक, इसके पास एक फ्रॉग होता है। एंड हमारे पास एक वायर कट की जो ब्रिक होती है, इसके पास कोई भी फ्रॉग नहीं होता है, इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनरली स्पेसिंग बिटवीन 2 पुर्लिन, 2 पुर्लिन के बीच की स्पेसिंग कितनी होती है। जो स्पेसिंग होती है पुर्लिन की, वो डिपेंड करती है कि भाई हमारा रूफ कवरिंग का टाइप कैसा है एंड हम जो ट्रसेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्लोप कितना है। तो स्पेसिंग होती है वो 2 से 3 मीटर की स्पेसिंग होती है, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ गैल्वेनाइजिंग आयरन जे बोल्ट दैट आर यूज्ड फॉर कनेक्शन बिटवीन पुर्लिन एंड रूफ कवरिंग। रूफ कवरिंग शीट जो होती है एंड पुर्लिन के बीच का जो कनेक्शन आप करते हैं वो करते हैं आयरन जे बोल्ट के द्वारा। तो उसका डायमीटर कितना होता है। तो उसका डायमीटर जो होता है वो 8 mm का होता है। एंड इसके लिए जो होल बनाया जाता है वो 1.5 mm ज़्यादा बनाया जाता है डायमीटर से। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज कवर प्लेट वेरीज फ्रॉम। कितनी थिकनेस होती है, तो वो 10 से 25 mm की थिकनेस होती है। अब नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पे, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम शुड नॉट एक्सीड। कैंटिलीवर की अगर आप बात करेंगे तो कितनी डिफ्लेक्शन होती है, 2/325। ये भाई खुरमी की बुक से लिया गया है। एंड अगर आप सिंपली सपोर्टेड की बात करेंगे तो 1/325 या फिर L/325 होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ये कैंटिलीवर के लिए है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखिए, द हेडिंग कोर्स इन मैसनरी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल। हेडिंग कोर्स, अगर आप हेडिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं मैसनरी वॉल्स में तो वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा वॉल की किस डायरेक्शन में, लैटरल, लॉन्गिट्यूडनल, बॉन्डिंग या फिर हेडिंग में। हेडिंग कोर्स देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक हेडिंग कोर्स होता है, एक स्ट्रेचिंग कोर्स होता है। हेडिंग कोर्स, हेड हेड देखने में भी छोटा लग रहा है तो लैटरल स्ट्रेंथ ये, और यहाँ पे देखिए हेडर स्ट्रेचर, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच देखिए कितना बड़ा, सुनने में ही कितना बड़ा लग रहा है। तो स्ट्रेचिंग कोर्स जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसलिए हेडिंग के लिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए भाई अभी फटाफट से, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। भाई इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, चिप्स ऑफ स्टोन यूज फॉर पैकिंग अप एंड फिलिंग द फॉलो स्पेसेस इन द स्टोन मैसनरी इज कॉल्ड। उसको हम स्पाल के नाम से जानते हैं, स्पाल के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट में देखिए, स्टोन मैसनरी वॉल कैन नॉट यूज इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज लेस देन। भाई 350 mm से कम नहीं होनी चाहिए स्टोन मैसनरी की वॉल, अगर आप दीवार जो है वो बनाते हैं तो, यानी कि 35 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स की तो आप 10 सेंटीमीटर तक की दीवार होगी तो भी चल पड़ेगी, वो ब्रिक मैसनरी की अलग बात है, स्टोन की अलग बात होती है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखिए, द ब्रिक मैसनरी टूल यूज फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोटार। भाई ब्रिक मैसनरी का एक ऐसा टूल जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो लिफ्टिंग एंड स्प्रेड कर सके मोटार को आर कोल्ड, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम ट्रॉवल के नाम से जानते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 50 से लेकर 300 mm इसकी लेंथ होती है। इसको हम आल्सो यूज कर सकते हैं ब्रिक्स जो होती है उसको काटने के लिए।
ओके, ट्रबल का हम यही फ़ायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द प्लम बॉब। प्लम बॉब जो होता है वो ये होती है भाई। प्लम बॉब की अगर लेंथ की बात करेंगे 2 मीटर लंबा होता है पूरी, विद धागा जो लगा होता है। विड्थ की बात करेंगे तो 10 सेंटीमीटर होती है इसकी, एंड थिकनेस की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। सो ये आप याद करिए। इसको आप प्लम बॉब को यूज कर सकते हैं ताकि वो हमारी जो दीवार होती है उसकी जो भाई कितनी वो वर्टिकल में है, वर्टिकल में कितनी है, सही है कि या फिर गलत है, उसको चेक करने के लिए ये यूज की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिंग बिटवीन टू पुटलॉक यूज्ड इन ब्रिक्स लेयर स्कैफोल्डिंग में। स्पेसिंग जो होती है दो पुटलॉक जहाँ पर आप अपने पैर रखते हैं भाई, ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग में कितनी होती है स्पेसिंग, तो वो 1.2 मीटर की स्पेसिंग होती है। अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो वो 1.5 मीटर की लेंथ होती है, एंड अगर पुटलॉक के साइज़ की बात करेंगे तो वो 75 इंटू 75 mm वो होता है। लंबा तो इतना होता है, लेकिन वही मोटा चौड़ा कुछ ना कुछ होता होगा। राउंडेड होगा तो डायमीटर होगा, लेकिन राउंडेड नहीं, यहाँ पे स्क्वायर टाइप में पूछा गया तो इतना साइज का होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वर्टिकल मेंबर ऑफ ब्रिक्स लेयर स्कैफोल्डिंग आल्सो नाउन एज स्टैंडर्ड। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वर्टिकल मेंबर। वर्टिकल मेंबर जो होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स लेयर की स्कैफोल्डिंग होती है, उसको आल्सो नाउन हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। वर्टिकल मेंबर को स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। भैया पौड़ी बनाते हैं तो ये वर्टिकल मेंबर, ये देखिए ये तो पुट लोग होता है, ये देखिए पुट लोग है, ये जो है वर्टिकल मेंबर, इसका यहाँ पे पूछा, इसको आप स्टैंडर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो डायमीटर जो होता है ये 100 mm का डायमीटर होता है, इनके 10 सेंटीमीटर। लंबाई की बात करेंगे हम तो 7.5 मीटर लंबा होता है। इतना लंबा तो होना ही चाहिए भाई। अब नेक्स्ट में देखिए, द अंडर सरफेस ऑफ द आर्क इज नाउन एज। अंडर सरफेस जो होता है आर्क का, उसको सॉकेट के नाम से जानते हैं। आर्क हो या फिर स्टेयर का हो, सॉकेट के नाम से ही हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विड्थ ऑफ द स्टेयर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड बी लेस देन। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1 होता है, लेकिन पब्लिक बिल्डिंग के लिए 1.5 होता है। ये पब्लिक बिल्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम पिच या फिर स्लोप ऑफ बिल्डिंग इज नॉट लेस देन। भाई यहाँ पे स्लोप की बात कर रहा है बिल्डिंग के लिए, लेकिन किसके लिए, पिच ऑफ स्टेयर के लिए। तो शुड नॉट बी लेस देन 25 एंड मोर देन 40 मैक्सिमम। सो बी हमारा इस क्वेश्चन, मिनिमम पूछा गया तो बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ द हैंड रेल इज नॉट लेस देन। मैक्सिमम हाइट जो होती है हैंड रेल के लिए, मीटर में वैल्यू प्रोवाइडेड है। मिनिमम की अगर आप बात करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पर, मिनिमम के लिए तो हमारा आंसर ये होता है 0.75 मीटर। मैक्सिमम की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, इनके 75 से लेकर 85 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। सो सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्लोप ऑफ द रूफ इज ओनली वन डायरेक्शन एंड यूज्ड फॉर स्मॉल स्पैन इज कॉल्ड। तो हम उसको शेड रूफ के नाम से जानते हैं। स्लोप ऑफ द रूफ इज ओनली वन डायरेक्शन में शेड रूफ के नाम से हम उसको जानते हैं। एक गेबल रूफ भी होती है, इसका स्लोप 2 डायरेक्शन में होता है। हिप रूफ जो होता है इसका स्लोप 4 डायरेक्शन में होता है, 4, 2 डायरेक्शन में, 1 डायरेक्शन में। सो ये आप सारे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, द स्लोप ऑफ द रूफ इन 4 डायरेक्शन विद ए ब्रेक इन स्लोप। अब 4 तो हमने इसमें बताया था आपको, लेकिन एक ऐसी होती है जिसको आप मैनसड रूफ के नाम से जानते हैं। इसमें भी 4 डायरेक्शन में स्लोप होता है, लेकिन विद ए ब्रेक इन स्लोप,
थोड़ा थोड़ा स्लोप पे ब्रेक आपको देखने को मिलती है, यानी कि रुकावट आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंट आपको पता होना ज़रूरी है। एंड हमारे पास एक गैम्ब्रेड भी होती है रूप, इसमें भी स्लोप 2 डायरेक्शन में होता है। जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया कि भाई एक और होती है जिसमें 2 स्लोप होता है। गेबल रूप जो होती है 2 डायरेक्शन में स्लोप होता है, इसमें भी 2 डायरेक्शन में ही स्लोप होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्रेक आपको स्लोप में देखने को मिलती है। जैसे कि स्लोप आ गया मन के नीचे चली गई, फिर इस तरह से कुछ इस तरह से आपको स्लोप में ब्रेक देखने को मिल सकता है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हाँ, जैसे कि हम मैनसड रूप की बात कर रहे थे, तो ये हिली एरिया में ज़्यादा यूज किया जाता है एंड ये भी हिली एरिया में ही यूज किया जा सकता है और किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप यूज्ड इन स्टेयर शुड नॉट बी लेस दैन। मिनिमम जो होते हैं वो इतने होते हैं, मैक्सिमम 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस आई स्कोर के अकॉर्डिंग द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन ई एक्स मिनिमम शैल बी। मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो होती है एल एक्स बटे 500 प्लस डी बटे 30, यानी कि डी बड़ा होना चाहिए। सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो एल यहाँ पे x की जगह y बटे 500 प्लस b की जगह d होगा ओवर 30, ये मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे c हमसे पूछा गया मिनिमम के लिए, c हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। और दोनों में ये लेगा, या तो ये या फिर 20 mm विच एवर इज ग्रेट, दोनों में से जो भी ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा या फिर ये ज़्यादा रहेगा, वही मिनिमम इसेंट्रिसिटी या फिर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए थर्ड क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन डैश ऑफ इट्स वेट। ड्राई वेट्स होना चाहिए था। सो भाई ये तो हमने आपको 2 क्वेश्चन जो पार्ट प्रोवाइड किए हैं, निचोड़ वाले 4 और 5, ये हमने मॉक टेस्ट के प्रोवाइड किए हैं। अब अगला जो पार्ट आएगा वो जो पहले वाले थे 3 पार्ट है वैसा ही आपको आएगा, देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जो थर्ड क्लास के बारे में पूछा गया। फर्स्ट क्लास की जो होती है वो 20% पानी एब्जॉर्ब करती है, सेकंड क्लास की 22% और थर्ड क्लास की 25% पानी एब्जॉर्ब करती है अपने ड्राई वेट के, अगर आप उसको 24 आवर के लिए पानी में डुबा के रखते हैं। अगला देखिए, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर मीटर गेज ट्रैक इज। स्टैंडर्ड विड्थ जो होती है मीटर गेज ट्रैक के लिए वो 2.3 मीटर की होती है। ये जो होती है ब्रॉड गेज के लिए होती है, बीजी ग्रेड के लिए 3.35 मीटर। अगर आप यहाँ पर मीटर गेज की बात करेंगे तो मीटर गेज के लिए भी जो होती है वो 2.3 ही होती है। मीटर हमसे मीटर के लिए पूछा गया यहाँ पर, सो ये इसके लिए ही होती है 2.3। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट यूज फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए ब्रॉड गेज के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। मीटर के लिए कितनी होती है? मीटर गेज के लिए 20 सेंटीमीटर होती है। बीजी ग्रेड, मीटर ग्रेड, ये आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर नैरो गेज ट्रैक इज। नैरो गेज ट्रैक के लिए, नैरो गेज के लिए तो ये होती है नैरो गेज के लिए 10.16 सेंटीमीटर। ये किसके लिए होती है? मीटर गेज के लिए होती है। 16.61 जो होती है वो ब्रॉड गेज के लिए होती है। सो ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का निचोड़ वाला पार्ट नंबर 5। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।